एपिसोड 116 टू 120। वह आदमी अपने फोन में कुछ देखते हुए खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, रेशमा रेशमा रेशमा, ओ मेरी बेबी, कहाँ हो तुम? देखो, तुम उस पार्टी में गई और अभी तक नहीं आई। ऐसे ही तुम कहाँ गायब हो गई? ऐसे तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आखिर कहाँ छुप कर बैठी हो तुम? और कब तक मुझसे बचोगी, रेशमा? बहुत हो गया ये लुका छुपी का खेल। अब सब कुछ आमने सामने होगा। बहुत जल्द तुम्हें मेरे पास आना होगा और फिर मैं अपने सारे हिसाब लूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझसे पंगा लेकर। अब तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। तभी वहां एक और आदमी आया और मूविंग चेयर पर बैठे उस आदमी की तरफ देखकर बोला, मैंने बहुत ढूंढा पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा। न जाने वह पार्टी के बाद कहाँ चली गई। उस आदमी की आवाज सुनकर मूविंग चेयर पर बैठा आदमी बोला, रजत, बस करो यार। मेरी रेशमा के साथ रातें रंगीन करने के बाद भी तुम उसे समझ नहीं पाए। अरे वह जरूर कहीं जाकर किसी बिल में छुप गई होगी और उसे पता चल गया होगा कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन वापस आ गया है उससे अपने सारे हिसाब लेने के लिए। इतना कहते हुए वह आदमी तेज तेज हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी उस रूम में गूंज रही थी। सभी क्लासरूम में बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे थे। सर सभी को एक काम करने के लिए दिए और असाइनमेंट समझने लगे। राहत ईशानी की तरफ देखकर बोली, यार तूने सर का असाइनमेंट किया है? ईशानी यह सुनकर बोली, सॉरी यार, मैंने भी नहीं किया। तभी उनके पीछे बैठा अमित बोला, मैंने किया है। अमित की बात सुन राहत की आंखों में चमक आ गई। वह जल्दी से उठी और अमित के पास जाकर बैठ गई। अमित भी मुस्कुराकर उसे देख रहा था। तभी राहत अमित की तरफ देखकर बोली, अरे यार, तू मेरा न सबसे अच्छा दोस्त है। चलो जल्दी से मेरा भी असाइनमेंट कंप्लीट कर दे, वरना तुझे तो पता है न कि सर कितने खतरनाक हैं। अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो पक्का वो मेरे सारे मार्क्स कट कर देंगे और फिर शायद मुझे फेल भी कर दें। और क्या मैं फेल होती हुई अच्छी लगती हूँ? ऐसे भी मैं प्यारी सी, क्यूट सी, नाजुक सी लड़की हूँ। ये कहते हुए राहत बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर अमित की तरफ देखने लगी। अमित राहत की नौटंकी देखकर मुस्कुराया और बोला, बस भी करो, कितना ड्रामा करोगी? मैं कर देता हूँ तुम्हारा काम। राहत ये सुनकर बोली, ओह ऐसा करो तो मेरा असाइनमेंट जल्दी से बना दो। इतना कहते हुए वह अपनी नोटबुक अमित की तरफ बढ़ा दी। अमित ने कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसका असाइनमेंट रेडी करने लग गया। राहत उसके बगल में बैठी हुई थी और उससे बातें किए जा रही थी। अमित बस सुन रहा था और अपना काम कर रहा था। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि किसी की गुस्से भरी नजरें उन पर ही ठहरी हुई थीं। वो कोई और नहीं, मोक्ष था जो कि अभी राहत की क्लासरूम के बाहर से ही होते हुए जा रहा था। ईशान भी उसके साथ था और ईशान उससे बातें किया जा रहा था, लेकिन मोक्ष की नजरें तो बस राहत पर थीं। राहत को इस तरह से अमित के पास बैठे देखकर मोक्ष की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और दांत पीसते हुए बोला, जानेमन, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी दूसरे लड़के के पास जाकर बैठने की, और इस तरह से उससे हंस हंस कर बातें करने की। इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अचानक ही बेल बजी और प्रोफेसर क्लासरूम से बाहर चले गए। राहत अभी भी अमित के पास बैठी उससे बातें कर रही थी। तभी ईशानी राहत की तरफ देखकर बोली, यार चलना, कैंटीन चलते हैं। कुछ खाने चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। राहत ये सुनकर ईशानी को घूर कर देखते हुए बोली, हाँ हाँ बेटा, तुझे भूख लगेगी तो सुबह बिना ब्रेकफास्ट के आएगी तो भूख तो लगेगी ना। ऐसी भी क्या जल्दी मची थी जो तू बिना कुछ खाए कॉलेज आ गई? और तूने मुझे अभी तक इस बारे में बताया भी नहीं। ईशानी एक बार फिर से सकपका गई और अपनी नजरें चुराने लगी। वो जानती थी कि अगर वह राहत को ईशान के बारे में बताएगी तो राहत उसे छोड़ेगी नहीं। वो मुंह बनाते हुए बोली, यार तूने कब से एक ही बात को लेकर बैठी है, छोड़ना। वो मुझे अपना एक जरूरी काम करने के लिए बुला रहा था, तो आ गई थी। ईशानी की बात पर राहत उसे घूर कर देख रही थी, जैसे मानो कह रही हो, अच्छा बेटा, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे नहीं पता? उसी टाइम मान आ गया और बोला, अरे यार, तुम लोग अभी यहीं बैठी हो। चलो कैंटीन चलना है, बहुत जोरों की भूख लगी है। राहत ये सुनकर बोली, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, और मैंने अमित को बोला है, वह कर रहा है। ऐसे कैसे मैं उसे छोड़कर चली जाऊं? ऐसा करो तुम लोग जाओ, मैं यहीं अमित के साथ हूं। मोक्ष, जो कि अभी भी वहीं खड़ा था और उनकी कई सारी बातें सुन रहा था। राहत का ये कहना कि वह अमित के साथ अकेले ही क्लासरूम में रहेगी, यह बात मोक्ष के गुस्से को और बढ़ा गई।
वह तेज कदमों से चलते हुए क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। ईशान जो कि उसके साथ ही था, अचानक से मोक्ष को ऐसे क्लासरूम में जाते देख चौंक गया। वह अपने सर को खुजलाते हुए बोला, अब इसे क्या हो गया? ये ऐसे कहाँ जा रहा है? क्या हो गया इस डेविल को, किसने वापस से जगा दिया? ये कहते हुए ईशान भी तेजी से मोक्ष के पीछे गया। पर तभी सामने का नजारा देखा तो वह चौंक गया। मोक्ष गुस्से में क्लासरूम में घुसा और अगले ही पल राहत के पास पहुंचा और उसके हाथों को पकड़कर लगभग उसे तेजी से खींचते हुए जाने लगा। तभी राहत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे हाथ को, मैंने कहा, छोड़ो मुझे मिस्टर मोक्ष रावत। लेकिन मोक्ष जैसे ही ये सुना तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अगले ही पल वह राहत की तरफ मुड़ा और उसे उसकी कमर से पकड़कर एक झटके में उसे उठाकर अपने कंधे पर टांग लिया, जैसे मानो राहत कोई आटे की बोरी हो। सभी लोग आंखें बड़ी किए हैरानी से ये सब देख रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मोक्ष रावत ऐसा कुछ भी कर सकता है। वो भी किसी और के साथ नहीं, राहत के साथ, जिससे वह बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। ईशान और ईशानी, जो कि सब जानते थे कि अब मोक्ष और राहत की शादी हो चुकी है, पर वो भी मोक्ष की यह हरकतें देख चौंक गए थे। पर अगले ही पल उन दोनों की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं मोक्ष राहत की बातों को इग्नोर कर उसे उसी तरह अपने कंधे पर उठाए क्लासरूम से बाहर निकल गया। राहत बार बार मोक्ष की पीठ पर अपने हाथों की मुट्ठी बनाए मार रही थी, पर मोक्ष की पकड़ उस पर बहुत मजबूत थी कि वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मोक्ष राहत को इस तरह अपने कंधे पर उठाकर तेजी से आगे बढ़ गया था। वह उसे लेकर उस रूम में आया जहां कुछ देर पहले ईशान और ईशानी थे। मोक्ष राहत को कमरे में लेकर आया और क्लासरूम का दरवाजा तेजी से बंद कर दिया। राहत अभी भी खुद को छुड़ा रही थी, तभी मोक्ष ने उसे नीचे उतारा और अगले ही पल राहत को वॉल से लगाकर खड़ा कर दिया। राहत छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मोक्ष ने उसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार से टिका दिए और उसके बिल्कुल करीब आ गया। राहत अभी भी खुद को उससे छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? क्यों गंदे इंसान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे सबके सामने उठाकर लाने की? छोड़ो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम मेरे पति हो तो जो मन चाहे वो करोगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती। समझ में आई बात? हमारी शादी सिर्फ एक दिखावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राहत की बातें सुनकर मोक्ष का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, हाउ डेयर यू, जाने मन। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी गैर लड़के के पास बैठकर इस तरह से हंस हंस कर बातें करने की? मोक्ष की बातें सुन राहत एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर मोक्ष किसकी बात कर रहा है। तभी अचानक ही उसे याद आया कि हाँ, वह भी अमित के पास बैठकर उससे बातें कर रही थी और अपना असाइनमेंट बनवा रही थी। उसे ऐसे चुप देखकर और अपने ही ख्यालों में खोया देख मोक्ष का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से में उसके हाथों को हल्का सा दबाता हुआ दांत पीसते हुए बोला, अभी भी तुम उसी लड़के के ख्यालों में खोई हो। हाँ, तुम यहाँ अपने हस्बैंड के सामने खड़ी हो और किसी गैर मर्द के बारे में सोच रही हो। इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, वाइफी। राहत को भी अब गुस्सा आ गया। वह गुस्से से मोक्ष की तरफ देखकर बोली, हेलो, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। हर वक्त मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो। हमारी शादी सिर्फ एक नाटक है। मैं कोई शौक से खुशी खुशी तुमसे शादी नहीं की हूँ। और जब से शादी हुई है, तुम सिर्फ अपना हुक्म चला रहे हो मुझ पर। समझते क्या हो तुम खुद को? मैं चाहे किसी के पास भी जाऊं, तुमसे मतलब। मोक्ष उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, बहुत शौक है तुम्हें दूसरे मर्दों के पास जाने का। कल रात का तुम भूल गई क्या? मैं तुम्हारे लिए कम पड़ रहा हूं जो तुम दूसरों के पास जा रही हो। कल रात मैंने तुमसे अपने प्यार का इजहार किया था, भूल गई तुम वो सब? मोक्ष की बात सुन एक पल के लिए राहत की आंखों के सामने कल रात का सीन आ गया। उसे याद आते ही उसने अपनी नजरें चुरा लीं और फिर मोक्ष की तरफ देखकर धीमी आवाज में बोली, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वह सिर्फ मेरा एक दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोक्ष राहत को घूरते हुए बोला, ईशानी तुम्हारी दोस्त है ना? क्या वो कम पड़ रही है तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए एक वही काफी है, और दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास कोई लड़का आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मोक्ष की बात पर राहत एक पल के लिए चौंक गई। वह आंखें बड़ी किए मोक्ष की तरफ देखने लगी। तभी मोक्ष उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन हाँ, अभी जो गलती की है, उसकी पनिशमेंट तो बनती है, जाने मन। इतना कहते हुए मोक्ष तुरंत झुका और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए।
मोक्ष के ऐसा करते ही राहत की आंखें बड़ी हो गईं। वह आंखें बड़ी किए मोक्ष की तरफ देखने लगी। वह छटपटाने लगी कि खुद को मोक्ष से छुड़ा ले, लेकिन मोक्ष ने इतनी मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था कि राहत अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी खुद को मोक्ष से छुड़ा नहीं पा रही थी। वहीं मोक्ष के होंठ भी तेजी से राहत के होठों पर मूव कर रहे थे। कुछ देर बाद जब राहत की सांस भारी होने लगी, तो मोक्ष ने राहत के होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया। मोक्ष के छोड़ते ही राहत तेज सांसें लेने लगी। वहीं मोक्ष अपनी गहरी निगाहों से बस राहत को ही देख रहा था। राहत का पूरा चेहरा भी लाल हो गया था। अब ये शर्म के कारण था या गुस्से के कारण, ये तो राहत ही जानती थी। वहीं मोक्ष तो बस एकटक राहत के गुलाबी होठों को देख रहा था, जो कि उसके किस करने के कारण हल्का सूज गए थे और मोक्ष को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मोक्ष अपनी गहरी आवाज में बोला, दोबारा ऐसी गलती मत करना, जाने मन। वरना, अभी तो सिर्फ ट्रेलर था। इतना कहते हुए वह राहत की तरफ झुकने लगा, तभी राहत ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और गुस्से से बोली, कोशिश भी मत करना। और हाँ, तुम इस तरह से मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकती, किसी से दोस्ती नहीं कर सकती, तो तुम भी किसी लड़की से बात नहीं करोगे। और तुम अपनी सारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करोगे। राहत की इस बचकानी बातों को सुनकर मोक्ष को एकदम से हंसी आ गई, पर वह अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, कौन सी गर्लफ्रेंड? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम्हारे सिवा मैं आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया। और ना ही मैंने कभी इस तरह से बातें की जैसे मैं तुमसे करता हूं। मोक्ष की बात सुनकर राहत ने मुंह बनाया और बोली, अच्छा, तुम तो जैसे बहुत शरीफ हो ना। ज्यादा ड्रामा मत करो। और हाँ, जो शादी के टाइम तुमने मुझे बार बार सरप्राइज वाली बातें की थी, वो सरप्राइज भी तुमने मुझे अभी तक नहीं दिया। और बोले थे कि आज कॉलेज के बाद दोगे। अब कब दोगे? मुझे बेवकूफ बनाकर रखे हो शादी वाले दिन से ही। मैं बेवकूफ की तरह तुम्हारी सारी बातें मान रही हूं और तुम हो कि अपनी मनमानी कर रहे हो। और अब मुझ पर हुक्म भी चला रहे हो। राहत की बातें सुनकर मोक्ष कुछ सेकंड तक इस तरह खड़ा रहा और राहत की तरफ घूरकर देखता रहा। वहीं राहत उसे मुंह बनाकर देख रही थी और फिर उसे घूरते हुए बोली, अब मुझे ऐसे मत देखो, समझे? और हाँ, दूर हटो मुझसे। तभी मोक्ष अगले ही पल राहत से अलग हुआ और उसकी कलाई पकड़कर अपने साथ लिए वहां से जाने लगा। राहत एक पल के लिए चौंक गई और बोली, क्या कर रहे हो तुम? मेरे साथ छोड़ो मुझे। मोक्ष ने घूरकर उसकी तरफ देखा और बोला, कीप क्वाइट। राहत चौंक गई। वह एक बार फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो मोक्ष बोला, चुपचाप से मेरे साथ चलो और कोई शोर नहीं। वरना अभी जो ट्रेलर दिखाया है ना, फिल्म दिखाने में टाइम नहीं लगेगा। मोक्ष की बात सुनकर राहत एक पल के लिए चौंक गई। अगले ही पल उसे समझ आया कि मोक्ष के कहने का क्या मतलब है और वह आंखें बड़ी कर उसकी तरफ देखने लगी, जो तेजी से उसे पकड़कर कॉलेज से बाहर ले जा रहा था। वह बाहर आया और राहत को अपने साथ लिए कार की तरफ बढ़ने लगा। वहीं काव्या, जो कि मोक्ष को राहत के साथ जाते हुए देख रही थी, जल्दी से उसके पास जाने लगी ताकि वह मोक्ष से बात कर सके। लेकिन जब तक वह मोक्ष के पास पहुंचती, तब तक मोक्ष राहत को अपने साथ कार में बैठा चुका था और तेजी से वहां से निकल गया। ये देखकर काव्या गुस्से से तिलमिला उठी। वह अपने पैर पटकते हुए बोली, राहत, तुम मेरे मोक्ष के करीब इतने नहीं जा सकती। सिर्फ तुम्हारे कारण आज मेरा मोक्ष मुझसे दूर हो रहा है। जो मुझे हर वक्त अटेंशन देता था, मुझे प्रोटेक्ट करता था और मेरी केयर करता था, वह आज मेरी तरफ देखता तक नहीं। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी राहत। मैं तुम्हें मार कर रहूंगी। तुम्हें मरना होगा राहत, तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही तो मोक्ष मेरा होगा। ये सब बोलते हुए काव्या की आंखों में एक अलग ही गुस्सा और जिद दिखाई दे रहा था। वहीं मोक्ष कार में बैठा तेजी से ड्राइव कर रहा था। राहत मोक्ष की तरफ देखकर बोली, अब मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या पागलपन सवार हुआ है तुम्हारे सर पर? जब देखो तब तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो। अब बताओ मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मोक्ष ने राहत की बातों को इग्नोर कर कार की स्पीड को बढ़ा दिया, जिससे राहत को अब गुस्सा आ रहा था। वह उसे घूरते हुए बोली, देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना, तो मैं अभी कार से कूद जाऊंगी। पर मोक्ष ने अभी भी उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। ये देखकर राहत का गुस्सा और बढ़ गया। वह तुरंत ही कार का डोर ओपन करने लगी। ये देखकर मोक्ष ने तुरंत ही उसकी कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। राहत खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन मोक्ष उसे उसी तरह पकड़े हुए कार की स्पीड और बढ़ा दी। राहत छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तुम जैसे इंसान के साथ कहीं नहीं जाना।
मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो वरना जो इतने दिनों से तुम्हें सरप्राइज जानना था न, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मोक्ष की बातें सुनकर राहत, जो कि अभी तक खुद को मोक्ष से छुड़ा रही थी, एकदम से शांत हो गई और चुपचाप कार में बैठ गई। राहत को ऐसे शांत देख मोक्ष भी आराम से कार ड्राइव करने लगा। करीब आधे घंटे बाद मोक्ष ने कार अचानक से रोकी। राहत कार रुकने से बाहर की तरफ देखने लगी। ये शहर से बाहर शांत एरिया था, जहां पर एक छोटा सा बंगला था। मोक्ष को ऐसे यहां कार रोकते देख राहत थोड़ा चौंक गई थी। वह कंफ्यूज भरी नजरों से मोक्ष की तरफ देखने लगी, लेकिन मोक्ष ने उस पर ध्यान दिए बिना तुरंत ही कार का डोर ओपन कर बाहर आ गया। फिर वह दूसरी साइड गया और राहत की तरफ का डोर ओपन करते हुए बोला, बाहर आओ। राहत अभी भी कंफ्यूज थी। वह मोक्ष की तरफ देखकर बोली, बाहर? पर क्यों? और हम यहाँ? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर तो सिर्फ छोटा सा घर दिख रहा है और कुछ नहीं। मोक्ष उसे घूरते हुए बोला, चुपचाप बाहर आओ। राहत तब कुछ नहीं बोली और बाहर आ गई। जब वह बाहर आई तो मोक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लिए उस छोटे से बंगले की तरफ बढ़ गया। पर राहत हैरान थी कि उसे बंगले का कोई गेट नहीं दिख रहा था। सामने से तो गेट बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। राहत को लगा कि शायद बैक साइड में गेट होगा, पर तभी वह हैरान हो गई जब मोक्ष बंगले के सामने जाकर रुक गया। राहत तुरंत बोली, हम यहाँ क्यों रुके हैं? और शायद इस बंगले का गेट बैक साइड एरिया में है, हमें उधर चलना चाहिए। मोक्ष कुछ नहीं बोला और सामने की वॉल के कॉर्नर में बने एक बटन को प्रेस किया, जिससे अगले ही पल एक छोटा सा बॉक्स ओपन हुआ। मोक्ष ने उस बॉक्स को खोला तो उसमें कुछ बटन थे, जो कि नंबर में थे। मोक्ष ने कुछ नंबर प्रेस किए। देखते देखते वह वॉल हट गई और एक बड़ा सा डोर सामने दिखने लगा। मोक्ष जो कि चुपचाप खड़ा था, वहीं राहत की आंखें बड़ी हो गई थीं। वह आंखें फाड़कर सब कुछ देख रही थी। मोक्ष तुरंत ही अपना फोन निकाला और उसमें कुछ नंबर डायल किए, जिससे अगले ही पल वह डोर ओपन हो गया। मोक्ष राहत का हाथ पकड़े उसे अपने साथ लिए अंदर चला गया। राहत को थोड़ा सा डर लगने लगा था। वहीं जैसे ही दोनों अंदर आए, डोर अपने आप ही बंद हो गया। ये सब कुछ राहत को काफी डरावना लग रहा था। ऊपर से वहां चारों तरफ अंधेरा था। ये सब देखकर राहत ने अपनी तेज धड़कते हुए दिल पर हाथ रखते हुए मन में बोला, यह इंसान मुझे यहाँ भूत बंगले में क्यों लेकर आया है? कहीं यह मुझे यहाँ मारने के इरादे से तो नहीं लेकर आया? वैसे भी मुझे इस इंसान का कुछ भी पता नहीं चलता। ऊपर से यह मन में क्या सोचता है, मैं इसके मन की बात भी नहीं सुन पाती। तब क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, यह मुझे मारेगा नहीं। आखिर मुझे मारकर इसे मिलेगा क्या? मैं तो वैसे भी मासूम सी, प्यारी सी, क्यूट सी लड़की हूँ। ऊपर से गरीब हूँ। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि यह मुझे पैसे के लिए मारे। राहत अपने मन में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सोच रही थी। वहीं मोक्ष, जो कि राहत के मन की बात सुन चुका था, वह अपनी सर्द आवाज में बोला, स्टॉप नॉनसेंस थिंकिंग, अदरवाइज यू डोंट नो हाउ मच ए क्रूएल फॉर यू। मोक्ष की बात सुन राहत चौंक गई और वह अजीब तरह से मोक्ष की तरफ देखने लगी। वह सोचने लगी कि आखिर इस इंसान को इसके मन की बात कैसे सुनाई दी। बनावटी मुस्कान के साथ बोली, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? और मैं क्या तुमसे कुछ बोली हूं, जो तुम मुझ पर अपना हुक्म दिखा रहे हो? मैं तुमसे डरती नहीं हूं। राहत का ये कहना था कि अगले ही पल मोक्ष उसे वहां से खींचकर अपने बिल्कुल करीब ले आया। मोक्ष ने ये सब कुछ इतनी जल्दी किया था कि राहत को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वह डरी हुई नजरों से मोक्ष की तरफ देखने लगी। तभी मोक्ष उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आकर अपनी सख्त आवाज में बोला, रियली, जाने मन, क्या तुम मुझसे नहीं डरती? राहत, जिसकी सांसें फूलने लगी थीं और डर से उसके माथे पर पसीना उभर आया था, वह अपने थूक को निगलते हुए धीमी आवाज में बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे वापस घर जाना है, छोड़ो मुझे। एकदम से मोक्ष राहत के चेहरे के और भी ज्यादा करीब आ गया, जिससे राहत और भी ज्यादा डरने लगी। उसके होंठ हिल तो रहे थे, वह कुछ बोलना चाह रही थी, पर जैसे मानो शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए थे। तभी एकदम से मोक्ष तेज तेज हंसने लगा। उसकी खतरनाक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसकी हंसी सुनकर राहत की तो अब सांस ही अटक गई थी। अब उसे लगने लगा था कि क्यों उसने मोक्ष को गुस्सा दिलाया, या फिर क्यों वह उसके साथ यहाँ आ गई। उधर से मोक्ष की आंखें भी लाल हो चुकी थीं। राहत अपने कांपते हुए आवाज में बोली, देखो, मुझे डराना बंद करो और जो भी तुम सोच रहे हो ना, वह नहीं हो सकता। अगर तुम मुझे किडनैप भी करोगे ना, तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा।
राहत के इतना बोलते ही मोक्ष एकदम से हंसना बंद कर दिया और उसकी तरफ देखकर बोला, पागल लड़की, मैं तुम्हें किडनैप क्यों करूंगा? तुम तो ऑलरेडी मेरी हो। किडनैप उसे किया जाता है जो दूसरों की हो, पर तुम तो सिर्फ मेरी हो। और अपनी ही चीज को कोई किडनैप करता है क्या? मोक्ष की बात पर राहत तुरंत बोली, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम मुझे ये भूत बंगले की सैर कराने लाए हो? मोक्ष उसके नाक पर हल्के से पिंच करते हुए बोला, सिली गर्ल, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे कहने पर आया हूँ। राहत ये सुनकर अजीब तरह से मोक्ष की तरफ देखती हुई बोली, मेरे कहने पर? क्या तुम पागल हो जो मैं तुम्हें खुद कहूंगी कि तुम मुझे किसी भूत बंगले में लेकर चलो? मुझे कोई शौक नहीं है डरने का, और न ही यह सब भूत भूत खेलने का। मोक्ष उसकी तरफ देखते हुए आगे बोला, तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें सरप्राइज जानना है। तो बस वही सरप्राइज की बात तुम्हें यहाँ बताने के लिए लाया हूँ। मोक्ष की बात सुनकर राहत एक पल के लिए चौंक गई। अगले ही पल वह हैरानी से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, तो ये भूत बंगला सरप्राइज है? अगर यह सरप्राइज है, तो आई डोंट लाइक योर सरप्राइज। और न ही मुझे कोई खुशी हो रही है ये देखकर। यानी, मोक्ष रावत, तुमने मुझे बुद्धू बनाया। शादी वाले दिन कहा कि तुम मुझे सरप्राइज दोगे, और ऐसा सरप्राइज दोगे जिसे देखकर मैं खुश हो जाऊंगी। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे ये भूत बंगला देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। और अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती। मुझे यहाँ से ले चलो। इतना कहते हुए राहत जैसे ही खुद को छुड़ाकर डोर की तरफ जाने लगी, अगले ही पल मोक्ष ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम्हें हर चीज कितनी जल्दी होती है। जब मैं तुम्हें सरप्राइज देने के लिए यहाँ लाया हूँ, तो सरप्राइज तो पूरी हो जाने दो। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ भूत बंगला दिखाने लाया हूँ? वैसे भी यह कोई भूत बंगला नहीं, हेरिटेज मैंशन है। राहत चौंक कर बोली, हेरिटेज मैंशन? तुम मुझे हेरिटेज मैंशन दिखाने लाए हो? यानी तुम मुझे यहाँ मारने लाए हो? कितने गंदे इंसान हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी प्यारी सी, क्यूट सी, नादान सी, मासूम सी वाइफ को इस तरह से भूत बंगले में लाकर मारने की कोशिश करते हुए? कैसे जल्लाद इंसान हो तुम। हे भगवान, क्या आपको यही जल्लाद पति मिला था मेरे लिए? मेरा ही दिमाग खराब था जो मैं इस जल्लाद की बात मान गई और इससे शादी कर बैठी। जरूर उसी दिन इस जल्लाद ने मुझे नशा कराया होगा, तभी मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। राहत अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी कि तभी अगले ही पल मोक्ष उसके होठों के बिल्कुल करीब आकर अपने होठों से गर्म सांस छोड़ते हुए धीमी आवाज में बोला, अब अगर कुछ बोली ना, तो मैं तुम्हें अपने तरीके से शांत कराऊंगा। मोक्ष की यह करीबी और उसके शब्द सुनकर राहत सिहर गई और बिल्कुल चुप हो गई। मोक्ष ये देखकर राहत से थोड़ा दूर हुआ, उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ आगे ले गया। कुछ दूरी पर एक लिफ्ट बनी हुई थी। मोक्ष ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और राहत को लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। सेकंड फ्लोर पर पहुंचते ही मोक्ष लिफ्ट से बाहर निकला और राहत भी उसके साथ थी। अब राहत कोई बहस नहीं कर रही थी, वह बस चुपचाप किसी ओबीडियंट स्टूडेंट की तरह मोक्ष के पीछे पीछे चल रही थी। मोक्ष राहत को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा। वहां कुछ गार्ड खड़े थे, जो मोक्ष को देखकर गुड इवनिंग सर कहते हुए झुक गए। मोक्ष ने उन पर ध्यान नहीं दिया और राहत को अपने साथ लिए एक कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाजा खुलते ही राहत, जिसकी नजरें अब भी नीचे झुकी हुई थीं, धीरे से मोक्ष की तरफ देखने लगी। तभी मोक्ष ने रूम की लाइट ऑन की और राहत की तरफ देखते हुए बोला, वो रहा तुम्हारा सरप्राइज। ये कहते हुए मोक्ष ने पीछे की तरफ देखने का इशारा किया। राहत जैसे ही पीछे मुड़ी, तो बुरी तरह चौंक गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वह कोई सपना देख रही हो। वह अपनी आंखों को हाथों से मसलने लगी, पर अगले ही पल जब उसने अपनी आंखों को साफ करके वापस देखा तो वह और भी हैरान हो गई। उसे यकीन हो गया कि सामने जो कुछ भी दिख रहा है, वह सपना नहीं, हकीकत है। वह मोक्ष की तरफ एक नजर देखते हुए धीमी आवाज में बोली, क्या ये सच है? मोक्ष बिल्कुल करीब आया और धीरे से उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसके कानों में धीमी आवाज में बोला, हाँ जाने मन, तुम जो भी देख रही हो, वह सच है। तुम्हारी आंखों का कोई धोखा नहीं है, राहत। ये सुनते ही उसकी आंखें नम हो गईं, पर जल्द ही उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही जब्त कर लिया और खुद की इमोशन पर कंट्रोल करते हुए बोली, ये कहाँ मिले तुम्हें? इनका तो एक्सीडेंट हो गया था, वह भी खतरनाक एक्सीडेंट। और यहाँ तक कि कार भी ब्लास्ट हो गया था, फिर से ऐसे यहाँ कैसे? और उस दिन जो डेड बॉडी आई थी घर पर, वह क्या था? अगर यह यहाँ है, तो फिर वह डेड बॉडी किसकी थी? और यह यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें कहाँ से मिले?
राहत एक के बाद एक लगातार मोक्ष से सवाल पूछे जा रही थी, वहीं मोक्ष चुपचाप खड़ा था। वह राहत की हालत को देख समझ चुका था कि अभी उस पर क्या बीत रही है। वह एकदम से उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और बड़े ही प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, पहले शांत हो जाओ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ। राहत ने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, पर उसकी नजरें अभी वहीं पर थीं जहां पर मोक्ष ने देखने के लिए कहा था। बेड पर एक आदमी मशीनों से घिरा हुआ, बेजान सा पड़ा हुआ था। उस आदमी को देखकर साफ पता चल रहा था जैसे उसे अभी किसी चीज का कोई होश नहीं है। मोक्ष राहत की तरफ देखकर बोला, वह अभी कोमा में है। ये सुनकर राहत एक बार फिर से चौंक गई। तभी मोक्ष राहत का हाथ पकड़कर वहीं एक साइड रखे सोफे की तरफ बढ़ा और उसे सोफे पर बिठाते हुए बोला, तुम्हें याद होगा जानेमन, उस दिन जब एक्सीडेंट की खबर मिली थी तो सभी चौंक गए थे। पर सच कहूं तो अंकल ने उस दिन मुझे कॉल किया था। हालांकि मैं उनका कॉल पिक नहीं कर पाया क्योंकि मैं काम में था, इसलिए कॉल अटेंड नहीं कर सका। पर मुझे कुछ सही नहीं लगा। जब मैं वापस कॉल किया तो उस वक्त वह कार में थे। वह थोड़े हड़बड़ी में थे। उन्होंने मुझसे यही कहा कि वह वकील से मिलने जा रहे हैं, उन्हें कोई जरूरी पेपर्स बनवाने हैं। मैं ज्यादा कुछ ना सोचते हुए बस हाँ बोल दिया और उनसे कॉल करने के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वह तुमसे रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने पूछा, क्या बात करनी है? तो उन्होंने कहा, पहले वह ये काम कर लें, उसके बाद आकर पर्सनली मुझसे मिलकर बात करेंगे। मैं भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। पर तभी ड्राइवर की आवाज मेरे कानों में गई जो कह रहा था कि कार का ब्रेक फेल हो गया है। ये सुनकर मैं भी चौंक गया और अगले ही पल में तुरंत ही उनके लोकेशन पर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो कार बुरी हालत में थी और लगभग उसमें आग लगने वाली थी। मैं जल्दी से कार का डोर ओपन किया और अंकल को बाहर निकाला। मैं ड्राइवर को भी बाहर निकालता कि तभी कार ब्लास्ट हो गया। लेकिन मैं अंकल को सही सलामत बचा लिया था। पर उनके सर पर गहरी चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गए थे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा इसलिए मैं अंकल को अपने साथ यहाँ ले आया। मोक्ष की बात सुनकर राहत तुरंत बोली, पर अगर यह मिस्टर सहगल सही सलामत हैं, तो तुम्हें इन्हें अपने घर लेकर आना चाहिए था ना। ऐसे सब के सामने उनकी मौत का ड्रामा रचने की क्या जरूरत थी? मोक्ष ये सुनकर बोला, पहले तो तुम अंकल की कंडीशन देख रही हो कि वह किस हालत में हैं। ऐसी हालत में मैं उन्हें वहां नहीं ले जा सकता था। और हाँ, अगर मैं ऐसे ही उन्हें घर ले जाता तो उनके दुश्मन अलर्ट हो जाते। शायद वह वापस से अंकल पर अटैक करते और इस बार हम उन्हें न बचा पाते। मोक्ष की बात सुन राहत को एक और झटका लगा। वह हैरानी से मोक्ष की तरफ देखकर बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये सब किसी की सोची समझी साजिश थी? कोई एक्सीडेंट नहीं था? मोक्ष तुरंत बोला, हाँ ये सब सोची समझी साजिश थी, उन्हें मारने की साजिश। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था इसलिए वह सही सलामत हैं। और मैं तुम्हें भी यह नहीं बताना चाहता था। मुझे लगा था कि तुम उन्हें इस हालत में देखोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। इसलिए मैंने सोचा था कि जब अंकल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा। राहत ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गई। वह अभी भी बस बेड पर बेजान पड़े उस शख्स को देख रही थी। अगले ही पल राहत तुरंत ही मोक्ष के गले लग गई और रोते हुए बोली, इन्होंने मुझे कभी कोई खुशियां नहीं दी और ना ही कभी प्यार दिया। प्यार से इन्होंने कभी मेरे सर पर अपना हाथ भी नहीं फेरा। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। पर चाहे कुछ भी हो, ये मेरे डैड हैं। भले मैं इनसे लाख नफरत कर लूँ, पर दिल में मेरे उनके लिए बहुत मोहब्बत है। इन्होंने जो कुछ भी किया, उसके लिए तो मैं माफ नहीं कर सकती, पर उनकी यह हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही। मोक्ष उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ। अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और मैं उनका बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवा रहा हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। पर तुम खुद को संभालो। ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तो राहत अपने आंसुओं को साफ करते हुए मोक्ष से अलग हुई और बोली, थैंक यू। थैंक यू इन्हें बचाने के लिए। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी दीदू ये सुनकर बहुत खुश होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें रोते हुए देखा था। और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोक्ष तुरंत बोला, हाँ मुझे अच्छे से पता है कि तुम अपनी दीदी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। आखिर उनके लिए ही तो तुमने मेरे भाई कार्तिक को फंसाया, वह भी झूठे मर्डर के इल्जाम में। और मुझसे शादी भी तोड़ दी, वो भी इसी कारण। मोक्ष के एक एक शब्द सुनकर राहत की आंखें हैरानी से फैल गईं और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरानी से मोक्ष की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता?
मोक्ष अब राहत को क्या जवाब देगा कि वो ये सब बात कैसे जानता है। और अब राहत क्या करेगी। विजय जी के जिंदा होने की खबर क्या सबको पता चल जाएगी, या राहत ये बात किसी को नहीं बताएगी। क्या राहत को पता चल जाएगा कि विजय जी की मौत की साजिश में किसका हाथ था। क्या राहत को ईशान और ईशानी के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को।